नहीं पहुंचेगी जब जहां 3-4 बार इसी तरह टेस्ट ले लेंगे और हमारा टेस्ट इसी तरह होगा। हम इसी तरह कहते हैं 5 मिनट आपके पास 7.5 मिनट है, क्योंकि 5 मिनट से अधिक का समय नहीं है, इतना समय मिलेगा नहीं आपको। कम से 3 आवर्स में आपको 5000 वर्ड्स लिखने होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। और सोच लीजिए कि उस समय आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड कि आपको सोचने का समय नहीं है, बस क्वेश्चन देखा, इधर गया और इधर से आंसर निकलना स्टार्ट हुआ। और ये समझ लीजिए कि 250 शब्द, आगे नहीं जाना चाहिए, पीछे जाना चाहिए। अब तब ये कैसे प्रैक्टिस में आएगा, जो अभी बताए सिस्टम, उसी सिस्टम में रह के लिखेंगे तो प्रैक्टिस में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और स्टैंडर्ड फॉन्ट पर 125 वर्ड माना जाता है। वो बैठ के गिनेगा थोड़ी ना कि आप एक स्टैंडर्ड फॉन्ट देखा, ठीक है 125 से 130 ठीक ठीक आगे बात करें, क्योंकि ज्यादा होगा इसका मतलब आप इधर उधर बातें लिखे हैं, और कम हुआ मतलब आपने पूरी बात नहीं लिखी है। इंट्रोड्यूस किया, लेकिन क्यों किया, क्यों का आंसर दीजिए। हम बार बार कहते हैं कि अगर हेरोडोटस ने हिस्ट्री लिखा था तो कॉज एंड इफेक्ट के आधार पर लिखा था कि एक कारण होगा और उस कारण का एक परिणाम होगा। अलेक्जेंडर क्यों आया था यहाँ पर 323-26 ईस्वी में, किस लिए आया था? ऐसे ही चल दिया कि चलो घूम के आते हैं, भारत का दीदार करके आते हैं, क्योंकि उसके अंदर ये था कि हमें विश्व विजेता बनना है। तो विश्व विजेता ने मोटिवेट कर दिया को भारत तक आ गया। तो पहले कहां जाएंगे कि उसकी मोटिवेशन का कारण। और जिस दिन आप लोग से बता रहा हूं, जिस दिन आपने कारण समझना स्टार्ट किया, आप कल हम लोग जो देखे थे, कल क्या देखा गया था, इल्तुतमिश के बारे में देखा गया था। और ये था कि उसने 3 तरह की जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए उसने क्या स्टार्ट किया, वो 3 तरह की व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया था। करेक्ट है ना? पहला था इक्ता सिस्टम फॉर स्ट्रेंथिंग इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आंतरिक प्रशासन को मजबूत करने के लिए उसने इक्ता प्रशासन को या इक्ता प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया। क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था कि अर्थव्यवस्था को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि जो अभी तक अर्थव्यवस्था चल रहा था, जो यहाँ के सिस्टम था, वो किस तरह का था, फ्यूडलिस्टिक सिस्टम था। ठीक है, तो कोई ऐसा मॉनेटरी सिस्टम नहीं था जिससे कि अर्थव्यवस्था को हम स्ट्रेंथन कर सकें। तो इसने पहली बार क्या किया, मॉनेटरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि अर्थव्यवस्था को क्या किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए। ठीक है। और तीसरी चीज इसने किया, तो अपने जो लॉयल ग्रुप थे, जो कुछ ऐसे अमीर थे जो बिल्कुल सुल्तान के प्रति लॉयल्टी शो करे, कमिटमेंट शो करे, प्रतिबद्धता, निष्ठा, किसके प्रति, सुल्तान के प्रति, और उनके आधार से अपनी प्रशासन को मजबूती से वो रन कर सके अपने एम्पायर में, अपने साम्राज्य में। तो उसने एक व्यवस्था क्रिएट की, उसको कहते हैं तुर्काने चहलगानी। क्या कहते हैं, तुर्काने चहलगानी। तो 3 तरह की उसने व्यवस्था एस्टैब्लिश किया था। पहला, इक्ता प्रशासन, इक्ता सिस्टम। तो इक्ता सिस्टम को, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूती देने के लिए अभी बताएंगे कैसे दिया जाएगा। दूसरी चीज, मॉनेटरी सिस्टम, यानी उसने पहली बार यहाँ पर जो सुल्तान थे, जैसे मोहम्मद गोरी गजनवी आए, तो गोरी आया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई कॉइन इशू नहीं किया। जैसा चल रहा था सिस्टम, पहले से चल रहा था, वैसी सिस्टम को क्या किया, आगे बढ़ाया, उसी तरह का सिस्टम चलाता रहा। लेकिन इल्तुतमिश को ये लगा कि इस तरह हमारे अर्थव्यवस्था में एक जोर नहीं आएगा, एक तेजी नहीं आएगी, तो उसने क्या किया, मॉनेटरी सिस्टम को इजाद किया। और तीसरा, कुछ अपने लॉयल लोगों को, जैसे मान लीजिए मोदी जी हैं, तो मोदी जी जैसे प्रशासन में आए, जैसे प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने कुछ लोगों को कॉल किया
रिकॉल किया, जो कि वो रिटायर्ड हो चुके थे। उसमें नृपेंद्र मिश्रा थे, फिर से आपके अजित डोभाल थे। इन लोगों को अपने प्रशासन में ले लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये लोग बड़े ही योग्य लोग हैं। समझ में आ रहा है कि जब योग्य लोगों का झुंड रहेगा तभी तो प्रशासन को हम अच्छे से रन कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इल्तुतमिश ने क्या किया, तुर्काने चहलगानी का गठन किया। कहने का मतलब है कि 40 लोगों को, इसको चालीसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चालीसा, यानी ग्रुप ऑफ 40 पर्सन। लेकिन इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि ये 40 जो कहा जाता है केवल सिंबॉलिक है, ये प्रतीकात्मक है। 40 लोग नहीं थे, मोस्टली कितने लोग मिलते हैं? 16 मेंबर ही मिलते हैं। 16 मेंबर ही मेंशन किए जाते हैं इतिहास में। समझ में आ रहा है ना? नाम है तुर्काने चहलगानी, और इसको हम एक नाम और से जानते हैं जिसका नाम है चालीसा, जिसके नाम से जानते हैं, चालीसा के नाम से जानते हैं। चालीसा का मतलब है कि ग्रुप ऑफ 40 मेंबर्स। क्लियर? अब हम आते हैं कहां पे? इक्ता सिस्टम पे आते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कहां फोकस करेंगे? इक्ता सिस्टम, जिससे कि 40 लोग इसमें नहीं थे, उसको 40 नाम तो। अब सुन लो, हमने एक लाइन और कहा है, वो शायद आपने उसको ध्यान नहीं दिया है, कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसे चालीसा तो कहते हैं, ग्रुप ऑफ 40 पर्सन कहते हैं, लेकिन इसमें 40 लोग नहीं है। 40 लोग नहीं है, मोस्टली कितने लोगों का नाम मिलता है? 16 लोगों का नाम मिलता है, लेकिन इसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ 40, चालीसा। ठीक है, इतिहासकारों का मानना है। क्लियर हो कि नहीं? देखो, कुछ चीजें होती है एज्यूम करने पर होती है। ठीक है, तो हमने इसीलिए कहा कि कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इसमें 40 लोग नहीं थे, बल्कि 16 ही मेंबर्स का नाम मेंशन हुआ मिलता है। ठीक है, वो एक्चुअली मैं इसलिए उसको यहाँ पर वो कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ, जिससे कि आप जब कभी एनालिटिकल या क्रिटिकल एनालाइज करना हो तो आप इस तरह लिखिएगा। ठीक है, शब्दों की योजना होती है, शब्दों को बढ़ाने का क्रम होता है। आप समझ रहे हो ना? कह दिया अगर 250 शब्दों में तुर्काने चहलगानी को क्या करिए? क्रिटिकल एग्जामिन करिए, तो कहां शब्द लाएंगे? शब्द मिलेंगे? तो इन्हीं सब चीजों को क्या करते हैं हम? स्टार्ट करते हैं लिखना, और सही बात लिख रहे हो, बात भी सही लिख रहे हो, और 250 शब्द हो भी गए। समझ में आ रहा है? नहीं तो क्या होगा कि आपके पास वोकैब नहीं रहेगा, आप 2-3 लाइन के आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, तब फिर लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, और ये सब लिखोगे तो नंबर मिलेगा, क्योंकि इतिहासकारों का ऐसा मानना है। समझ में आ रहा है ना कि आंसर लिखने के लिए अब हम कहां जाएंगे? पहले आएंगे इक्ता सिस्टम पर। इक्ता सिस्टम बेसिकली कहां से लिया गया था? ये अरेबियन प्रैक्टिस है। क्या है? अरेबियन प्रैक्टिस है, क्योंकि इक्ता जो सिस्टम है वो कहां पर स्टार्ट किया गया था, या कहां का एक प्रथा है, प्रणाली है? तो ये अरेबियन सिस्टम है। अरेबियन से टर्क्स ने लिया, एंड टर्क्स एडॉप्टेड द इक्ता सिस्टम फ्रॉम द अरेबियन एंड ब्रॉट इट टू इंडिया। यानी टर्क्स ने क्या किया कि अरबों से इक्ता प्रणाली की जानकारी ली, और उसे लेकर कहां आया? भारत आया। उसको लेकर भारत में क्या किए? इंट्रोड्यूस किए। समझ में आ रहा है ना कि अगर कोई ये क्वेश्चन आ जाए कि बेसिकली इक्ता प्रणाली कहां की प्रणाली है? अरबों की प्रणाली है। ठीक है, इससे अब यहां से टर्क्स लाए, और टर्क्स क्या किए? ब्रॉट टू इंडिया, और इससे क्या किए? इंडिया में इसे लेकर आए। और इस इक्ता प्रणाली को पहली बार अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद गोरी ने इंट्रोड्यूस किया था इन पंजाब। इस इक्ता प्रणाली को मोहम्मद गोरी ने पहली बार अगर लागू किया था तो कहां लागू किया था? पंजाब में, क्योंकि पंजाब ऑलरेडी महमूद गजनवी से मुसलमानों के
किसमें था? मुसलमानों के कंट्रोल में था। तो मोहम्मद गोरी आया तो पहली बार उसने इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस कहाँ किया था? पंजाब में किया था। समझ लो अभी, फिर आप इसको लिखते चलो क्योंकि ये आपका समझने के लिए भी हो जाएगा, और फिर मैं उसको पांडुलिपिबद्ध कराऊंगा, ठीक है? लेकिन लिखते भी रहो, अगर तुमको समझना है तो लिखते रहो, ठीक है? तो इंट्रोड्यूस पंजाब में किया, और फिर इस चीज को इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया इन इंडिया और टर्किश एम्पायर। क्लियर? टर्किश एम्पायर में इक्ता को इंट्रोड्यूस किया। अब ये तो आप समझ गए कि इक्ता प्रणाली क्या। अब इक्ता का मतलब क्या होता है? इक्ता का मतलब होता है, एक तरह से अगर हम कहें इक्ता का अर्थ क्या है, तो भूमि का टुकड़ा। क्या मतलब है? भूमि का टुकड़ा, यानी हाँ ठीक है, आओ, भूमि का टुकड़ा यानी पीस ऑफ लैंड। इक्ता का मतलब है क्या? पीस ऑफ लैंड। और दिया किसको जाता था? इन लीव ऑफ सैलरीज। इक्ता वॉज प्रोवाइडेड इन लीव ऑफ सैलरी। सैलरी के बदले इक्ता या पीस ऑफ लैंड किसको दिया था? आर्मी कमांडरों को दिया था, या सिविल जो नागरिक प्रशासन में रहते थे उनको भी दिया जाता था। ठीक है? अब ये समझ गए ना कि अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज इक्ता, देन व्हाट वुड बी योर आंसर? नहीं, कैसे डेफिनेशन कैसे दोगे उसे? एक बोलोगे पीस ऑफ लैंड, यही नहीं बोलोगे? हाँ नहीं, इसको कैसे कि इक्ता का मतलब वह भूमि का टुकड़ा जिसे किसी भी सैनिक को या नागरिक प्रशासन में काम करने वाले अधिकारी को या सैन्य कमांडर को उसके सैलरी के बदले दिया जाने वाला था। ठीक है? ऐसे समझाओगे, क्लियर तब होगा ना। इक्ता को आप ये समझिए कि इसको अगर आपको देखना है तो इक्ता को ठीक फ्यूडलिज्म से जोड़ दो। फ्यूडल लैंड क्या था होता था? फ्यूडलिज्म कैसे डेवलप हुआ? सैलरी के बदले लैंड दिया जाता था, डोनेट किया जाता था, और उस लैंड का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, उस लैंड पर लैंड रेवेन्यू इंपोज करना, कलेक्ट करना, ये सारे अधिकार किसके पास होता था? डॉनी के पास होता था, जो दान ग्राही होता था। ठीक है? जैसे मान लीजिए, आ जाओ, अब देखो कोई पूछेगा नहीं कि चुपचाप आ जाना है, जाना होगा तो चुपचाप उठिए, धीरे से चले जाइए, पूछिए मत, आते लेकिन ये नहीं कि अब आना जाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है? तो अगर हम बात करें कि ये क्या है, एक पीस ऑफ लैंड है। गुप्ता सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट था ये, गुप्ताज में और सातवाहना में क्या करते थे? सातवाहन रूलर क्या करते थे कि अपने सैनिकों को या सैनिक कमांडरों को उनके सैलरी के बदले क्या दे देते थे? एक भूमि का टुकड़ा दे देते थे, और उस पर जो डॉनी होता था उसको सारे राइट दे देते थे, यानी इंपोजमेंट ऑफ टैक्सेस एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, ये दोनों राइट्स किसके पास होता था? दानग्राही के पास होता था। पहली चीज दानग्राही के पास। अब दूसरी चीज, जब दोनों लैंड रेवेन्यू जनरेट करता है या उस पर टैक्स लगाता है और टैक्स वसूलता है, ये दोनों राइट जब आ जाएगा उसके पास, तो निश्चित रूप से उसके पास एक राइट और आ जाएगा, और वो राइट होगा मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ये भी तो आ जाएगा। अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करेगा तो राजस्व तो कलेक्ट नहीं कर पाएगा, शांति नहीं रहेगी। और जब ये सारी चीज इसके पास डॉनी के पास आ जाएगा तो डॉनी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। बात समझ में आ रही है? कि तब वो क्या हो जाएगा? वो एक स्वतंत्र रूप से व्यवहार करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही
सेंटर में राजा कमजोर होगा वैसे ही अपने आप को ये इंडिपेंडेंट घोषित कर देगा, और यही कहलाता है फ्यूडलिज्म। यही से शुरुआत हुई थी फ्यूडलिज्म की। अब बात समझ में आ गई। इक्ता से अलग ऐसे है कि इक्ता में चूंकि जो इक्तेदार होते थे वो ट्रांसफर्ड होते थे। 3 to 4 इयर्स में एक इक्ता से दूसरे इक्ते में क्या होते थे, ट्रांसफर हो जाते थे, और यहाँ पर ये ट्रांसफर नहीं होते थे। तो इसलिए जब ये ट्रांसफर नहीं होते थे या स्थानांतरित नहीं होते थे तो एक ही जगह रहते थे, तो क्या करते थे, बॉन्डिंग क्रिएट कर लेते थे प्रजा से। समझ में आ रहा है ना? क्यों भैया, सो के उठ गए हो कि नहीं? इक्ता के बारे में पढ़े हो? इक्ता सिस्टम, लैंड ग्रांट तो है किसको, क्यों? हमने कहा था ना कि इल्तुतमिश में ही एक कॉन्सेप्ट है, इक्ता को समझना जरूरी है। ठीक है, इल्तुतमिश ने, आप समझ में आ गया कि नहीं यहाँ? और उसी तरह इक्ता था। अब इक्ता 2 तरह के होते थे, ये भी आप लोग जान जाइए। दो तरह के इक्ता होते थे। एक होता था लार्ज इक्ता और एक होता था स्मॉल इक्ता। एक होता था लार्ज। तो लार्ज इक्ता जो होता था इसको कंसिडर किया जाता था एज ए प्रोविंस। ठीक है, और यहां जो इक्तादार बैठा था, जो इसको हेड करता था इक्ता को, उसे कहते थे इक्तादार। क्या कहते थे? इक्तादार। तो एक तरह से ये इल्तुतमिश के प्रशासन में जब एम्पायर को कई इक्ताओं में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, तो कुछ बड़ा इक्ता हुआ और कुछ छोटा इक्ता हुआ। तो जो बड़ा इक्ता हुआ उसे हम एक प्रोविंस या प्रांत के रूप में क्या करने लगे, ट्रीट करने लगे। और यहां जो इक्तादार बैठता था उसके कुछ राइट्स होते थे। किसकी ड्यूटी, अगर हम बात करें कि इक्तादार की मेन ड्यूटी क्या होती थी अगर इस लेवल पर, ठीक है, तो क्या होती थी? पहली ड्यूटी होती थी मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। दूसरी होती थी, आप चाहे तो लिखते चलिए, दूसरी होती थी परफॉर्म जुडिशियल सर्विसेज। तीसरी होती थी कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। मेंटेन सर्टेन नंबर ऑफ ट्रूप्स। ये इनकी 4 मुख्य कार्य होता था। किसका? जो बड़ा इक्तादार होता था। समझते रहिएगा, बड़ा इक्तादार जो एक तरह से प्रांतपति के रूप में होता था। क्योंकि इल्तुतमिश ने क्या किया था, अपने पूरे साम्राज्य को क्या किया कि इक्ताओं में विभाजित कर दिया। तो जो बड़ा इक्ता होता था तो बड़ा इक्ता को प्रोविंस के रूप में क्या करता, ट्रीट करता था। और जो यहाँ इक्तादार बैठता था उसके सर्टेन ड्यूटी होती थी, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना अपने इक्ता में। दूसरा कि न्यायिक सेवा को परफॉर्म करना, न्यायिक सेवा का कार्य करना। तीसरा कि वो भू राजस्व की वसूली करना। चौथा कि एक निश्चित संख्या में सैनिकों को यानी आर्मी ट्रूप्स को मेंटेन करना, बनाए रखना, कि जब कभी भी सुल्तान को आवश्यकता पड़े किस चीज की, सैनिक सेवा के लिए, तो ये इक्तादार अपनी सैनिक को लेके साथ पहुंच जाए सुल्तान की सेवा में। आप समझ में आ गया? लेकिन वही स्मॉल इक्तादार जो होता था इसको भी जो हेड करता था, हेडेड बाय इक्तादार। हाँ ठीक। तो ये इसका काम जो स्मॉल इक्ता होता था, बस ये समझ लीजिए, स्मॉल इक्तादार केवल एक काम होता था और वो होता था कि मेंटेन अ सर्टेन नंबर ऑफ ट्रूप्स, यानी एक निश्चित संख्या में
मेंटेन अ सर्टेन नंबर ऑफ ट्रूप्स, यानी एक निश्चित संख्या में सैनिकों का बनाए रखना। केवल इसका एक काम होता था, जो इस्माइल इक़्तिदार होता था। तो और दोनों को सैलरी कहां से मिलती थी? तो जो ये करते थे कलेक्शन, मतलब लैंड रेवेन्यू का जो कलेक्शन करते थे, इसी में से उनको अपनी सैलरी निकालनी होती थी। और जो पैसा बचता था उसे हम कहते थे फ़ाजिल। जो बचता था, मतलब अगर लैंड रेवेन्यू, सपोज दैट हम एक बात कहें कि लैंड रेवेन्यू के रूप में 10 रुपया इन्होंने इकट्ठा किया, एक बात है। तो उसने क्या किए कि 10 रुपए में से 9 रुपया तो इन्होंने अपने सैलरी के रूप में ले लिया, और जो 1 रुपया बचा इसे हम कहते हैं फवाजिल। इसे क्या कहते हैं? फवाजिल। एक शब्द होता है फवाजिल। हाथ तो मिटेगा ही नहीं है। फवाजिल, इसे क्या कहते हैं? फवाजुल। और इस फवाजिल को क्या करना होता था? रॉयल ट्रेजरी में जाके डिपॉजिट कर देना होता था। आज भी शब्द यूज लोग करते हैं फाजिल, कह रही तो काम करने, फाजिल काम है, मतलब आवश्यकता से अधिक। लेकिन यहां पर फवाजिल का मतलब है कि जो आपने लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया उसमें आपने अपने जो सैलरी के बदले सैलरी ले लिया, और जो पैसा बचा, यानी अगर 1 रुपया बचा तो इसे हम क्या कहेंगे? फवाजिल। और इस फवाजिल को क्या करेंगे आप? डिपॉजिट इन रॉयल ट्रेजरी, शाही राजकोष में ले जाके इसको जमा कर देंगे। समझ में आ गया? शब्द आता है कि फवाजिल का मतलब क्या होता है प्रीलिम्स में। तो फवाजिल का मतलब होता है कि बचा हुआ धन। करेक्ट? तो क्या हुआ कि जो इनको सैलरी कहां से मिली थी? सैलरी इनको जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसी में से इन लोगों को अपनी सैलरी निकालनी होती थी। और इक़्तिदार का सारा काम क्या क्या था आपने देख लिया, ठीक है? तो उसको लिख लीजिए। इक़्तिदार को थोड़ा लिखिए। इक्ता सिस्टम, पहले लिखिए इक्ता सिस्टम। इल्तुतमिश सेटअप इक्ता सिस्टम। अब नहीं बनाए तो हम क्या करें? बना लिया तो अच्छी, कहां से अभी बनाए हो? और ठीक किए। अब उसको पांडुलिपि बद्ध कर लीजिए, क्योंकि अगर लिखना होगा आंसर तो कैसे करेंगे? दिस इज टर्क एम्पायर, करेक्ट? यहां बैठा है सुल्तान, इसने इक़्तिदारों को नियुक्त किया, ठीक है? ये नियुक्त कर रहा है, तो अपॉइंट करने का और इन्हें ट्रांसफर करने का राइट किसके पास है? सुल्तान के पास है। तो ये अकाउंटेबल किसके प्रति रहेंगे? सुल्तान के प्रति रहेंगे। आज जब लगातार, चूंकि सुल्तान इन पर लगातार ध्यान दिया हुआ है, तो क्या होगा? इनका जो एम्पायर होगा वो स्ट्रेंथनिंग होगा, क्योंकि उसे ये इक़्तिदार को ये पता है कि अगर हम गड़बड़ करेंगे तो हमको क्या किया जाएगा? इक़्तिदार के पद से डिपोज कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो ये कभी भी गलती नहीं करेंगे, हमेशा लॉयल्टी इनकी कहां रहेगी? सुल्तान के प्रति रहेगी। सबके साथ यही रहेगा। और जब सुल्तान को आवश्यकता पड़ेगी तो ये क्या करेंगे? ये इनको सैन्य सहायता देंगे, मिलिट्री सहायता देंगे। रेवेन्यू कलेक्शन करने का राइट इनके पास है, तो जो फवाजिल बचेगा वो कहां पर जाएगा? रॉयल ट्रेजरी में जाएगा। तो पूरी तरह से क्या किया कि सेंट्रलाइज कर दिया, केंद्रीकृत कर दिया प्रशासन को। यानी प्रशासन कहां पर बैठा हुआ? सुल्तान बैठा हुआ है, प्रशासन को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है।
योगी जी बैठे हुए हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, योगी जी यहाँ बैठे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या होते हैं? इक्तादार है उनके। यहाँ सीएम बैठा हुआ है और जो इक्तादार कौन है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। और जब कोई बात करेगा, अगर बात करेंगे तो किसको तुरंत आदेश होगा? डीएम को आदेश होगा, क्योंकि वो एसडीएम को आदेश करने नहीं जाएंगे, वो डायरेक्टली किससे बात करेंगे? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से। और जब मामला एक मंडल का होगा, समस्या का होगा, तो किससे बात करेंगे? कमिश्नरेट सिस्टम, कमिश्नर से बात करेंगे। लेकिन फिर भी कमिश्नर है, क्योंकि जो इमीडिएट प्रशासन को कंट्रोल करने वाला कौन होता है? वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है। इसीलिए डीएम की रुतबा कमिश्नर से भी ज्यादा होती है, क्योंकि जो इमीडिएट प्रशासन करने वाला व्यक्ति है वो कौन है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या है? एक तरह से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक तरह से यहाँ के प्रशासन, अपने जिले के प्रशासनिक अमलों का नेता है, लीडर है। इसीलिए कहा जाता है कि लीडिंग क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, कि जब कभी भी कोई छोटा मोटा भी अगर फंक्शन हो रहा है तो वहां बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए आप, कि अगर वहां आप नहीं बोल पाएंगे, उस प्लेटफॉर्म पर नहीं बोल पाएंगे, तो बड़े प्लेटफॉर्म पर आप क्या करेंगे? और यहां पर बुद्धिज्म का ले लीजिए, सम्यक वाक, यानी ऐसा बोलिए। सम्यक वाक का मतलब क्या हुआ? राइट स्पीच। क्या करिए कि ऐसा बोलिए कि दुश्मन भी आपके कायल हो जाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात तो कभी सुनो, बहुत प्यार से बात करेगा वो कभी भी इरिटेट नहीं होगा, चाहे जितनी उसको परेशान आप कर दीजिए। आई वो कप्तान के पास जाके बोलिए, तुरंत थानेदार साहब जो अगल बगल खड़े रहेंगे पटाख से देंगे एक घंटा, भाग यहाँ से। तब से यहाँ पर डिस्टर्ब किए हुए सिस्टम। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कभी भी इरिटेट नहीं हुआ, प्यार से आपसे बात करेगा, क्योंकि उसे सिखाया जाता है कि एक सिखाया जाता है कि काम कैसे किया जाए, और एक सिखाया जाता है काम कैसे न किया जाए। वो दोनों चीजें जानता है। जब ये पहुंच जाएंगे नेताजी और वो काम करने के लिए कहेंगे जो काम उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो नेताजी समझेंगे नहीं, अरे आप डीएम है और कह रहे हैं कि हमारे हाथ अधिकार के बाहर है, क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि लाइन ऑफ एक्शन क्या है। इन्हें तो ये है कि हमारा काम होना चाहिए, डीएम साहब करें। तो डीएम साहब उसके लिए भी जानते हैं तरीका है कैसे काम को न किया जाए। लवासना में इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। लवासना आप जाना चाहते हैं ना? लवासना कौन कौन जाना चाहता है? लवासना, ओह माय गॉड। तो लवासना जाने के लिए एक कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से और कंपेयर करने की सोचिए, कनेक्ट करने की सोचिए, ठीक है? तो ये क्या था? सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म था। समझ में आएगा सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म? आगे चलिए लिखते रहिए, पांडुलिपिबद्ध करते रहिए, जिससे कि आप मेंस लिखने में आसान हो जाए। इक्तादार वर ट्रांसफर्ड from one ikta to other after every 3 to 4 years. After every 3 to 4 years, इक्तादारों को प्रत्येक 3 या 4 वर्ष में एक इक्ता से दूसरे इक्ता पर ट्रांसफर कर दिया जाता था। इससे क्या हो जाएगा? क्या नाम है आपका? आशीष। तो आशीष, इससे क्या होगा? अगर ट्रांसफर क्यों कर रहा है बार बार? बॉन्डिंग न क्रिएट कर पाए, क्योंकि अगर बॉन्डिंग क्रिएट हो गई यहां पर तो क्या हो जाएगा? ये इंडिपेंडेंट बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही यहां पर कमजोर बैठेगा ये अपने आप को स्वतंत्र कर देगा। और फिर क्या होगा? फिर अपनी लैंड को बढ़ाने के लिए कंटिन्यूअस वार हो जाएगा। जैसे कि आप अर्ली मेडिवल में आप देख सकते हैं, मौखरी वंश है, फिर से आपको मैत्रक है, सेन वंश है, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, सब क्यों लड़ रहे हैं आपस में? क्योंकि इकोनॉमी क्या है? एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जब होगा तो उसमें महत्वपूर्ण क्या होगा? लैंड होगा। तो लैंड एक्विजिशन पर न फोकस किया जाएगा, तो लैंड एक्विजिशन के लिए क्या होगा? युद्ध होगा। इसीलिए आप पूरे भारत आफ्टर हर्ष देखते हैं तो लगातार क्या हो रहा है? त्रिपक्षीय युद्ध, नाम सुना होगा, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। किसके किसके बीच हुआ था? राष्ट्रकूट, तीनों के बीच हुआ। कहा, किसके लिए, किस चीज के लिए युद्ध हो रहा था? कन्नौज पर।
कन्नौज ही क्यों था सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? कन्नौज ही क्यों था? क्योंकि गंगा और यमुना दोआब के बीच में पड़ता है और ये सबसे मोस्ट फर्टाइल लैंड मानी जाती है उत्तर भारत की, इसलिए कन्नौज पर सब। और उधर जाते हैं, देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी में कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच के दोआब को लेने के लिए, क्योंकि वो फर्टाइल लैंड वहां पर है। और इकोनॉमी क्या है? एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। समझ में आ रहा है ना कि ये युद्ध क्यों हो रहे हैं? तो अगर ये ट्रांसफरेबल ना रहे तो क्या होगा? तो ये युद्ध करना स्टार्ट कर देगा, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करेगा और फिर अपने लैंड को, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए क्या करेगा? युद्ध स्टार्ट होगा। लेकिन आपने कभी दिल्ली सल्तनत में युद्ध नहीं देखा होगा। युद्ध हुआ तो कहां हुआ? साउथ में हुआ। क्यों? क्योंकि ये यही कंट्रोल किया हुआ था, एकता, स्टेबिलिटी ले आया जी। तो कहता ही कि फॉर इंटरनल स्ट्रेंथनिंग, ये आंतरिक प्रशासन को मजबूती दिया एकता। समझ में आ रहा है ना? किसी भी प्रकार से घुमा के आएगा आंसर, मुझे लगता है कि आप लोग लिख लोगे, या कुछ भी वो घुमा दे वो, क्योंकि सेंटेंस बदलते हैं इधर उधर। समझ में आ रहा है? तुम्हारा नाम फ्रॉम वन एकता टू अनदर, लिख लिए कि नहीं आप लोग? हिंदी में लिख लिए ना? आगे लिखिए। दिस सिस्टम वाज नॉन हेरिडेटरी, यह आनुवांशिक प्रणाली नहीं थी, या द पोस्ट ऑफ इक्तादार वाज नॉट हेरिडेटरी, इक्तादारों का पद आनुवांशिक नहीं था या वंशानुगत नहीं था। अब एक चीज और, इल्तुतमिश ने क्यों एकता को यहां पर लागू किया? एकता को लागू करने के पीछे क्या मतलब था? एंडिंग ऑफ फ्यूडल सिस्टम, भारत में फैले फ्यूडल सिस्टम को एंड करने के लिए, थोड़ा सा और जगह में, एंडिंग ऑफ फ्यूडल सिस्टम इन इंडिया, भारत के सामंतवादी कैरेक्टरिस्टिक को, जो भारत में सामंतवादी चरित्र था साम्राज्य का, उसको समाप्त करने के लिए एकता को लागू किया था इल्तुतमिश। क्योंकि अगर ये बना रहता तो इल्तुतमिश भी कभी स्टेबल अपने पद पे नहीं रहता। तो एकता को एक साधन के रूप में, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज किया जिससे कि यहाँ का जो फ्यूडलिस्टिक कैरेक्टर है भारतीय साम्राज्य का, उसको समाप्त कर सके। फ्यूडलिस्टिक कैरेक्टर मतलब क्या था? कि ये इनके पद क्या था? आनुवांशिक था, कि राजा का लड़का क्या बनेगा? राजा बनेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा, राजा का लड़का ही राजा बनेगा। और एकता में क्या था? कि राजा का लड़का कोई जरूरी नहीं है, जो योग्य होगा वही राजा बनेगा। बात समझ में आ रही है? एकता और फ्यूडलिस्टिक में, फ्यूडल में, कैरेक्टर्स में, तो वहां था कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा। यहाँ ये नहीं है, अगर आप योग्य हैं और कोई हो तो आप इक्तादार बन सकते हैं। तो उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसी चरित्र को समाप्त करने के लिए एकता को लागू किया था किसने? इल्तुतमिश ने। तब होगा, पहले आपने स्टार्ट किया इनिशियली एकता सिस्टम इज एन अरेबिक प्रैक्टिस। नो, पहले बताइए एकता शब्द का मतलब क्या हुआ, यही हम जानना चाह रहे हैं। क्या आप लिख रहे हैं तो क्या, कैसे लिखेंगे? मतलब सर ये जो सेकंड पैराम लिखा है इन एकता सिस्टम, हम पढ़ेंगे नहीं, हम देख लीजिए कि आपने स्टार्ट कहां से किया है। हमको ही देखना था कि आप कैसे आंसर लिखते हो। आंसर लिखोगे नंबर ही नहीं मिलेगा। बस एक मिनट, यहां से लिखे हो ना, पहले वही व्हाट इज एकता, पहले ही लिखोगे ना एकता क्या है, और फिर एकता को एक्सप्लेन करोगे। तो आप पहले अगर मान लो, अगर हमारे बारे में बताओगे, अपने बारे में बताओगे, तो क्या बताओगे? अपना नाम बताओगे ना, फिर किसके पुत्र हो। नहीं, हमारे बारे में नहीं, हमारे बारे में नहीं, अपने बारे में क्या बताओगे? पहले अपना एक्सप्लेन करोगे ना, अपने आप को एक्सप्लेन करोगे कि हम कौन है, कहाँ तक पढ़े हैं, ये है, यही तो सीधी जाती है। तो पहले वो लिखो ना कि एकता क्या है, एकता को एक्सप्लेन, तब इक्तादार, एकता कौन इंट्रोड्यूस किया था? इल्तुतमिश ने। फिर एकता क्यों लाया था? तो क्यों लाया था? अब देखो कि पहले व्हाट इज एकता,
फिर एकता की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब एकता लाया क्यों गया, किसी प्रणाली को क्यों लाया जाता है। हम बार बार कहते हैं कि इतिहास को पढ़ते समय कॉज एंड इफेक्ट पर चलिए, कोई कारण होगा और उसी का परिणाम होगा। स्ट्रेंथनिंग द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टर्किश एम्पायर, ये है। आज जहां उसने तुम 2 लाइन में इसको लिखे, पटाख से आपको 5 नंबर देके चला जाएगा, समझ गया कि ये जानता है लड़का। और जहां आप इधर किए इंट्रोड्यूस फलाना ढेमका, तो समझ लिया कि भैया अभी ये वही वाले हैं, हटा फट से आगे बढ़ा देगा। इंट्रोड्यूस किया, लेकिन क्यों किया, क्यों का आंसर दीजिए। हम बार बार कहते हैं कि अगर हेरोडोटस ने हिस्ट्री लिखा था तो कॉज एंड इफेक्ट के आधार पर लिखा था कि एक कारण होगा और उस कारण का एक परिणाम होगा। अलेक्जेंडर क्यों आया था यहाँ पर 323-26 ईस्वी में, किस लिए आया था। ऐसे ही चल दिया कि चलो घूम के आते हैं, भारत का दीदार करके आते हैं, क्योंकि उसके अंदर ये था कि हमें विश्व विजेता बनना है। तो विश्व विजेता ने मोटिवेट कर दिया को भारत तक आ गया। तो पहले कहां जाएंगे कि उसकी मोटिवेशन का कारण, और जिस दिन आप लोग से बता रहा हूं, जिस दिन आपने कारण समझना स्टार्ट किया, अब आप जब आप किताबों पर आप लिखते हो, ये आपका पेन है, जब तुर्को लिखोगे तो अरबों से लिखोगे, अगर यही हिंदी नहीं सही लिखोगे तो नंबर नहीं मिलता। आप कहते हो कि हिंदी माध्यम का तो वैसनेस होती है, कोई वैस नहीं, आप सही लिखिए तब मिलेगा। इधर इकता लिख देंगे तब तो उठा के काट देगा, उठा के तुरंत एक लाइन से काट देगा, कहेगा इसको तो इकता ही लिखने नहीं आता, तो ये बता इकता क्या बताएंगे। हम सब कुछ पर देखेंगे, ठीक है, नहीं तुरंत नंबर कट जाएगा आपको। इकता दारू, पढ़ने में नहीं आ रहा है, इकता दारू, एकता थोड़ी लिखना है, इकता। सामूहवाद नहीं होती है, सामंतवाद। आप एक काम करेंगे, आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ती हैं, साफ साफ इसका मतलब है कि आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़ते ही नहीं, आप गाइड पढ़ लेते हो इसी। और एक चीज जान लीजिए, अच्छे से आप लोगों को मैं बात कर रहा हूं कि जब तक आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ोगे आईएएस नहीं बन पाओगे, तय है जान। क्योंकि अभी आपका बर्तन ही गलत है दुनिया की, आगे कहानी क्या पढ़ा गया। और कह देंगे कि हिंदी माध्यम के लोगों के साथ बेईमानी होती है, अरे बेईमानी नहीं होती है, साफ लिखिए तो सही। बुरा लग रहा होगा हमारी बात, लेकिन की है ना, तो इसको आप, ये तब तक होता रहेगा मिस्टेक जब तक आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ोगे। नहीं पहुंचेगी जब 3-4 बजे तरह टेस्ट ले लेंगे, और हमारा टेस्ट इसी तरह होगा, हम इसी तरह कहते हैं 5 मिनट, आपके पास 7.5 मिनट है, क्योंकि 5 मिनट से अधिक का समय नहीं है, इतना समय मिलेगा नहीं आपको। कम से 3 आवर्स में आपको 5000 वर्ड्स लिखने होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। और सोच लीजिए कि उस समय आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आपको सोचने का समय नहीं है, बस क्वेश्चन देखा, इधर गया और इधर से आंसर निकलना स्टार्ट हुआ। और ये समझ लीजिए कि 250 शब्द, आगे नहीं जाना चाहिए, पीछे जाना चाहिए। अब तब ये कैसे प्रैक्टिस में आएगा, जो अभी बताए सिस्टम, उसी सिस्टम में रह के लिखेंगे तो प्रैक्टिस में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और स्टैंडर्ड फॉन्ट पर 125 वर्ड माना जाता है, वो बैठ के गिनेगा थोड़ी ना कि आप एक स्टैंडर्ड फॉन्ट देगा, ठीक है 125 से 130 ठीक ठीक आगे बात लेंगे, क्योंकि ज्यादा होगा इसका मतलब आप इधर उधर बातें लिखे हैं, और कम हुआ मतलब आपने पूरी बात नहीं लिखी है। वो वर्ड्स नहीं, मतलब एक पेज में वो कहता अनुमान लगा लेते कि 125, वो 125 मिल देखते ही फॉन्ट साइज, ठीक है 125-26 हो सकता है। आज जो आप लिखे हो ना, जिस तरह आप लिख रहे हो ना, ये तो 250 हो जाएगा, एक ही पेज पर चला जाएगा, और वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। अब आइए मॉनिटरी सिस्टम में, एकता पर आप लोग पढ़िएगा, किससे, टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक पढ़ के और फिर लिखने का नहीं कुछ करिएगा तो एकता पर एक एसे टाइप को लिख लीजिए, एसे लिख लीजिएगा, एकता प्रणाली पर एसे लिखिएगा। पहला काम क्या है, एसे लिखना। एसे के बाद फिर से आप क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन का तब क्वेश्चन कट साट करता है ना, क्रिटिकल एनालाइज करिए, किस तरह एकता प्रणाली ने सामंतवाद की प्रथा को ओवरलैप कर दिया, ओवरलैप किया इस तरह। तो वो क्वेश्चन तब आएगा जब एकता प्रणाली आप समझ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी वाला नहीं है क्या?
आप लोग स्मार्ट वर्ड के हैं। हम लोग जब पढ़े थे, आपको पता है 2001 एक दो में हम लोग मेन सोच देते थे, एक एक क्वेश्चन के आंसर खोजने में कई कई किताब पढ़ते थे, खोजते खोजते भाई। आप तो गूगल पर टाइप के फट से आंसर। हम लोग तो बैठे किताब खोजते, इस किताब में लिखा है, उसको नोट्स बनाते बनाते तब अच्छा ये चीजें हैं यहाँ से निकली। ऐसे का अब आप लोग पट से आ गए। हम लोग पढ़े तो लाइब्रेरी में बैठ के अच्छे उस किताब में, उस सर के उस किताब में, ये हरिश्चंद्र वर्मा किताब में ये चीज लिखा था। अगर एलपी शर्मा को भी देख लो, एलपी शर्मा में शायद ये लिखा था, तो सतीश चंद्रा में ये लिखा था। तो सबके नोट सबका एकता पढ़ के फिर अपना नोट्स बनाओ। तब निकलता है जो आपको मलाई मिल रहा है खाली बैठे बैठे खीर खाने को, तो इसके लिए पीछे बड़ा भारी मेहनत होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या पॉइंट, मॉनेटरी सिस्टम। इल्तुतमिश ने देखा कि यहाँ के अर्थव्यवस्था को अगर रेगुलेट करना है तेजी से, तो क्या करना पड़ेगा, मौद्रिक प्रणाली को लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि भारत में एक तरह के सिक्के नहीं थे, चालुक्य के अलग थे, चोलों के अलग थे, राष्ट्रकूटों के अलग थे, सबका अलग अलग अपना सिस्टम था। लेकिन ये उत्तर भारत में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट किया था ना, तो उत्तर भारत में अगर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को और मजबूती देना है तो मॉनेटरी सिस्टम लाना पड़ेगा। और इसीलिए कि इल्तुतमिश फर्स्ट टर्क सुल्तान था। इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट हु इशूड द कॉइन। कौन कौन, एक था टंका और दूसरा था जीतल। टंका जो था वो सिल्वर था और एक जीतल जो था ये कॉपर कॉइन था। और एक टंका के मतलब हुआ 48 जीतल। एक टंका का मतलब 48 जीतल, मतलब ये क्या था, सिल्वर कॉइन था। तो ये इंट्रोड्यूस किसने किया था, इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन आपसे यही आता है कि टंका को भारत में प्रारंभ करने वाला कौन है। ठीक है, तो भारत में प्रारंभ करने वाला कौन था, इल्तुतमिश। अपने मॉनेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए इसने क्या किया कि कॉइन को इंट्रोड्यूस किया, कहां पे, भारत में। तो लिख लीजिए, इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट टर्किश रूलर। इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट टर्किश रूलर who issued the Arabic coins. इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने अरबी सिक्कों को जारी किया। तो सिक्के कौन कौन से थे, पहला टंका, दूसरा जीतल। ठीक है, तो टंका था वो सिल्वर के बनता था, सिल्वर से बनता था, चांदी से बनता था, और जीतल कॉपर मेड था। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा, सिल्वर मेड फ्रॉम सिल्वर, अरे सिल्वर, अरे टंका मेड ऑफ सिल्वर एंड जीतल मेड ऑफ फ्रॉम कॉपर। This monetization of economic helped in the growth of, लिखो लिख लिए This monetization of economic, इसीलिए कहते सोया करो, 6 घंटा 7 घंटा सोना भी जरूरी है। This monetization of economic helped in the growth of trade and commerce. अर्थव्यवस्था का यह मौद्रिक प्रणाली या अर्थव्यवस्था का मौद्रिकरण, ये भी हिंदी में लिख सकते हो, मौद्रिकरण व्यापार और वाणिज्य के
विकास में सहायता दिया, या यह अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण साम्राज्य के व्यापार और वाणिज्य में को प्रोत्साहित किया, यह प्रोत्साहित किया। ठीक है। Iltutmish inscribed himself on the coin as the representative of the Khalifa, as the representative of Caliph. इल्तुतमिश खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में, इल्तुतमिश खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को सिक्कों पर उत्कीर्ण करवाया। He started the tradition of inscribing the name of the mint on the coin. He started the tradition of inscribing the name of mint on the coin. उसने सिक्कों पर टकसालों के नाम को अंकित करवाने की प्रथा को प्रारंभ किया। टकसाल क्या सिक्के बनते हैं, ठीक है। सिक्कों पर टकसालों के नाम अंकित करवाने की प्रथा प्रारंभ की। कई तरह से मिंट मतलब सिक्के ढालना भी होता है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में उसको यूज किया जाता है। ठीक है। अब आइए तुर्काने चहलगानी। तुर्काने चहलगानी का नाम सुना है? नहीं सुना है? ऐसा मतलब आप लोग दया दिखाइए, पढ़ के किताब आया करिए। तुर्काने चहलगानी तुर्काने चहलगानी, इसे क्या कहते हैं दूसरे नाम से? चालीसा। नहीं, इसका मतलब है ग्रुप ऑफ 40 टर्क अमीर, ये है। तुर्काने चहलगानी की आवश्यकता क्यों पड़ी? बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जिस तरह एकता महत्वपूर्ण है, उसी तरह तुर्काने चहलगानी भी एक महत्वपूर्ण चीज है, जिसको क्रिएट किया किसने? इल्तुतमिश ने। तुर्काने चहलगानी का मतलब ये है कि अभी हमने बात किया कि मान लीजिए कि ये सुल्तान बैठा है, तो इसने क्या किया कि अपने लॉयल लोगों को एक ग्रुप बनाया, जो ऐसे तुर्क अमीर थे, नोबल्स थे, उनका एक ग्रुप बनाया और उनको प्रशासन के या साम्राज्य के विभिन्न कैपेसिटी में नागरिक और सैन्य प्रशासन के भिन्न भिन्न पदों पर बैठा दिया। तो वो कौन थे? वो उनके अपने थे। अभी मैंने बात किया कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2014 में शासन सत्ता पर काबिज हुए, वैसे उन्होंने क्या किया? उन ऑफिसर्स को खोजे जिन ऑफिसर के बारे में उन्होंने सुन रखा था, जैसे अजित डोभाल, नृपेंद्र मिश्रा, यश जयशंकर। यश जयशंकर क्या है? यश जयशंकर के पिता भी आईएएस ऑफिसर रहे हैं, और यश जयशंकर क्या फॉरेन जो एक्सटर्नल अफेयर्स है उसके बारे में बहुत विद्वान आदमी है। तो उन्होंने क्या किया कि नृपेंद्र मिश्रा को बुलाया, जो नृपेंद्र मिश्रा ऑलरेडी 2-3 साल पहले रिटायर्ड हो चुके थे और वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम कर रहे थे।
ये जानते थे, तुरंत उन सब लोगों को बुलाए और अपना एक ग्रुप बनाया, प्रशासनिक अमला का एक ग्रुप बनाया। जैसे योगी जी ने एक 9 लोगों का ग्रुप बनाया था ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड, कोरोना काल में 9 लोगों का एक ग्रुप था जो एनेक्सी में 9 लोग बैठ के और पूरे उत्तर प्रदेश का चला रहे थे सिस्टम। 9 लोग थे केवल, इनके जो करीब और जो विद्वान लोग हैं। उसी तरह नरेंद्र मोदी, उसी तरह इल्तुतमिश ने 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया जो वो अमीर थे, वो टर्क थे जो जिनकी लॉयल्टी 100% इल्तुतमिश में थी। उन 40 अमीरों का एक ग्रुप बनाया जिसे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ 40 आमिर्स या तुर्के चहलगानी या चालीसा। क्लियर? कि अपने प्रशासन में अपने विश्वास पात्र को बैठा दिया बदायूं में, फिर सरहिंद में बैठा दिया कि ये कुछ नहीं गड़बड़ कर सकते। तो उसी तरह तुर्काने चहलगानी, और तुर्काने चहलगानी भी 2 तरह के, इनके 2 फेज थे। एक तो तुर्काने चहलगानी शॉर्ट फॉर्म में TI से टिक, तुर्काने चहलगानी पर अगर ये पावरफुल है तो ये क्या करेगा, ये अच्छे से काम करेगा। अगर ये वीक हुआ तो ये क्या करेगा, एज ए किंग मेकर की टाइटल ग्रहण कर लेगा, किंग मेकर बन जाएगा। और जैसे ही इल्तुतमिश का डेथ होता है वैसे ही ये किंग मेकर के रूप में बन जाते हैं। और इन्हीं ग्रुप में एक नाम था बलबन का, और बलबन जैसे ही गद्दी में बैठा पहला काम था इनको समाप्त कर देना। वो जानता था क्योंकि इसी ग्रुप का वो भी मेंबर था, तो इनके डिसिप्लिन, इनके बिहेव के बारे में जानता था कि ये क्या करेंगे। तो पहला काम बलबन ने ये किया कि जैसे बैठा वैसे ही इनको, तो इल्तुतमिश ने तुर्काने चहलगानी को स्टार्ट क्रिएट किया, खत्म किसने किया, बलबन ने किया। क्वेश्चन यहां से बन सकता है, क्योंकि बलबन इसी ग्रुप का आदमी था, तो जानता था कि जैसे हम कमजोर पड़ेंगे ये हम पर भारी पड़ जाएंगे। तो क्या किया कि इस सिस्टम को ही समाप्त कर दिया कि न तुम रहोगे और न तुम किंग मेकर के रोल में हम पर आक्रमण कर सकते। और इसीलिए इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह बैठते हैं। तो ये चाहते थे क्या, इल्तुतमिश ने क्रिएट किया। इल्तुतमिश के डेथ के बाद इसने दिल्ली के गद्दी पर किसको बैठाया, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज शाह एक वीक सुल्तान बनते, तो ये जानते थे कि जब ये वीक रहेंगे, सुल्तान वीक होगा तो सारे पावर किसके हाथ में रहेगा, इसके हाथ में रहेगा। तो ये जान के जो वीक कंटेंडर होते थे उनको ये सपोर्ट करते थे कि तुम बैठ जाओ जस्ट लाइक ए पॉपेट, कि कठपुतली बैठा दो यहाँ पर और पूरे शासन अपने हाथ में रखो। तो इसलिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह को इन लोगों ने आफ्टर इल्तुतमिश सुल्तान बनाया। लेकिन रजिया ने क्या किया, उसके बाद रजिया आई, रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान को ऑलरेडी इल्तुतमिश ने क्या किया था, नॉमिनेट कर दिया था कि हमारे बाद सुल्तान कौन बनेगा, तो रजिया बनेगी। क्योंकि रजिया में वो सारी कैपेबिलिटी, सारी योग्यता निहित थी एक सुल्तान के रूप में। लेकिन इल्तुतमिश के इच्छाओं को दरकिनार करते हुए ये तुर्के चहलगानी ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बैठा दिया। तो रजिया ने क्या किया कि एक मास मूवमेंट किया, कहां पर, दिल्ली में। दिल्ली की जनता के बीच में वही लाल कपड़ा पहन गई। लाल कपड़ा पहनने का मतलब है कि जनता से न्याय की मांग करना। दिल्ली की जनता के बीच में गई और जब जनता ने पूछा क्या, तब इसने कहा कि गलत तरीके, गलत व्यक्ति को सुल्तान के पद बैठाया गया। तो रजिया सुल्तान वो पहली शासिका थी जिसको दिल्ली की जनता ने सहयोग दिया, और दिल्ली की जनता के सहयोग से रजिया सुल्तान कहां बैठ गई, सुल्तान के पद पर बैठ गई। ठीक है। और उसी तरह वो बिहेव करती थी, कोर्ट में उसी तरह जाती थी जिस तरह उसके पिताजी जाते थे, यानी इल्तुतमिश जाते थे। वो कोई पर्दा प्रथा नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल उसी तरह एक शासक के रूप में जाती थी। और ये बात खटकने लगी किसको, इनको। तो ये सब क्या करते थे, बाद में जब नहीं समझ में आया तो कहे कि चूंकि
जो तुर्क या इस्लाम में कोई महिला शासक नहीं बन सकती है, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाने लगे कि ये इसका तो अबिसिनियाई याकूत है, याकूत के साथ क्या है इसका संबंध है, इसका कैरेक्टर गलत है। तो ये सब काम ये तुर्क चारगानी करने लगे। अंततः इनको रजिया सुल्तान को ये सब लोगों ने सप्रेस कर दिया, क्रश कर दिया। कैथल के युद्ध में 13 अक्टूबर 1240 को रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई। रजिया सुल्तान के बाद फिर से छोटे छोटे इसी तरह बनते गए और सबका जो ताकत होता था किसमें निहित था, तुर्काने चहलगानी में। और इसी में एक ग्रुप का मेंबर था जिसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। तो जब वो आया तो वो इन लोगों को समाप्त कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप इसको पांडुलिपिबद्ध कर लीजिए। ठीक है, फटाफट लिखिए। द इल्तुतमिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ तुर्काने चहलगानी, the institution of Turkane Chahalgani was created by Sultan Iltutmish. The institution of Turkane Chahalgani was created by Sultan Iltutmish by appointing his most trustworthy and meritorious slave officers, by appointing his most trustworthy and meritorious slave officers to look after the civil and military responsibilities. Meritorious slave officers look after the civil and military responsibilities. तुर्काने चहलगानी नामक संस्था का शुरुआत, तुर्काने चहलगानी नामक संस्था की या तुर्काने चहलगानी नामक संस्था को इल्तुतमिश ने बनाया था। इसने नागरिक और सैन्य जिम्मेदारी के भिन्न भिन्न पदों पर, नागरिक और सैन्य जिम्मेदारियों के भिन्न भिन्न पदों पर अपने सबसे विश्वास पात्र और बुद्धिमान गुलामों को बैठाया। जिन्हें उसने चालीसा का नाम दिया, जिन्हें उसे चालीसा का नाम दिया। बाप पॉइंट ठीक। When Iltutmish sat on throne, when Iltutmish sat on throne, देखो खुशी, तुम जो लिख रही हो ना, तुम नहीं छोड़ोगी। अगर कोई चीज तुम्हें इसमें ऐड करना हो तो कहाँ लिखोगे? अगर तुम लोग मार्जिन नहीं छोड़ोगे तो अगर कोई चीज नई चीज ऐड करना होगा तो कहाँ लिखोगे? कहीं तुम्हारा नोट यूजलेस हो जाएगा। तो मार्जिन इसलिए रहता है कि कोई चीज नई चीज तुमने सीखा तो कहाँ लिखोगे? तो फिर लिख नहीं पाओगे ना, तो आपका क्या नोट्स हमेशा के लिए इररिलेवेंट हो जाएगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो ये मेरी लैंग्वेज है ना, आपके अपने लैंग्वेज में आपका नोट्स बनेगा। ये तो मेरा लैंग्वेज है। बात समझ में आ रहा है ना? कि और करंट अफेयर्स का जब आप नोट्स बनाओगे तो कैसे बनाओगे कि इस पेज पर लिखोगे और इसको फ्री करोगे। करंट अफेयर्स का नोट्स कैसे बनाया जाता है? आप
दाहिने पर लिखिए, बाएं को फ्री रखिए कि अदर कोई डेवलपमेंट होता है तो हम उस पर उसके साथ अटैच कर देंगे, तो आपका नोट्स हमेशा रेलिवेंट रहेगा। आज जब आप उसे समझ जगह ही नहीं दोगे तो फिर दूसरी कॉपी बनाओगे तो फिर आपका नोट्स क्या हो जाएगा, इरेलीवेंट हो जाएगा। तो ऐसे करंट अफेयर्स का नोट्स ऐसे रहना चाहिए, ठीक है। हमेशा ध्यान, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके सिलेक्शन में जाके कारगर बनेंगे। छोटी छोटी गलतियां होती हैं, आप समझ नहीं पाते गया, वहां सब कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे वहां तो आपको सोचने के, देखने का तो मौका नहीं देता है, सोचना तो दूर की बात है, ठीक है। 19 लिखो, when Iltutmish sat on throne, Turkish empire was passing through serious crisis. Turkish empire was passing through a serious crisis. जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो तुर्क साम्राज्य गंभीर समस्याओं से जूझ रहा था। तुर्क साम्राज्य गंभीर समस्याओं से जूझ रहा था। The institutional character was missing. The institutional character was missing, as a result of which there was instability everywhere. There was instability everywhere. जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो तुर्क साम्राज्य में चारों तरफ क्या था, गंभीर समस्याओं, जो साम्राज्य था वो गंभीर समस्याओं से जूझ रहा था। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर वाज मिसिंग। यहां पर कोई संस्थागत, यह लिखिए, आगे लिखिए, क्यों? क्योंकि कोई भी संस्थागत व्यवस्था नहीं थी जिसके कारण या जिसके परिणाम स्वरूप, कोई भी संस्थागत व्यवस्था नहीं थी जिसके कारण साम्राज्य में अस्थिरता का माहौल बना हुआ था, जिसके कारण साम्राज्य में अस्थिरता का माहौल बना हुआ था या व्याप्त था, इसी तरह लिख सकते हो। टू काउंटर दिस क्राइसिस इल्तुतमिश क्रिएटेड तुर्काने चहलगानी। इस गंभीर समस्याओं को समाप्त करने के लिए इल्तुतमिश ने तुर्काने चहलगानी को इजाद किया या तुर्काने चहलगानी की स्थापना किया। ये पूरा आपका आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इंस्टीट्यूशन ऑल्सो मेंशन्ड एज अ ग्रुप ऑफ 40 और चालीसा। यह संस्था मेंशन्ड एज अ ग्रुप ऑफ 40 और चालीसा। इस संस्था को 40 लोगों का समूह या चालीसा के रूप में उल्लेख किया जाता है। बट द टर्म चालीसा, अब इसको चाहो तो लिख सकते हो थोड़ा सा लंबा खींचने के लिए, चाहे छोड़ दो। हाँ, मान लो कि चालीसा पर ही नोट लिखने को आ जाए, शॉर्ट नोट्स कभी कभी आ जाएगा। मेन एक ही जैसे है, ठीक है, एक है जैसे। अब इसमें ये था कि कुछ विद्वानों का ये मानना था कि चालीसा तो हम कहते थे, लेकिन अव्वल दर्जे पर अगर अव्वल बातें करें तो 16 ही लोग मिलते हैं उसमें। तो हमने देखा विद्या पब्लिकेशन के बुक में भी ये बात लिखी थी। विद्या पब्लिकेशन की बुक इतिहास की 12 वॉल्यूम में है, इतना मोटे मोटे विद्या पब्लिकेशन के, पूरा इतिहास इतने में है। आप लोग को इतना रिसर्च नहीं करना, वो हम लोग 2001 का बात थी, उस समय हम लोग ये सब करते थे, रिसर्च करते थे 2001-2 में जब हम लोग मेंस दे रहे थे, तो इसलिए कहा जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, छोड़िए इसको। द मेंबर ऑफ तुर्काने चहलगानी वर अपॉइंटेड इन वेरियस मिलिट्री एंड सिविल कैपेसिटीज, were appointed
in various military and civil capacities. तुर्काने चहलगानी के सदस्यों को भिन्न भिन्न नागरिक और सैन्य पदों पर प्रमुख पदों पर नियुक्त किया जाता था। The institution functioned with the remarkable success. The institution functioned with remarkable success during the reign of Sultan Iltutmish. यह संस्था सुल्तान इल्तुतमिश के राज्यकाल में remarkable success during the reign of Sultan Iltutmish. यह संस्था इल्तुतमिश के शासनकाल में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की थी। The member of this group served the state. The member of this group served the state with great loyalty and commitment. इस समूह के सदस्य महान निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ राज्य की सेवा की। But after the death of Iltutmish, the Chalisa assumed the role of kingmaker. But after the death of Iltutmish, the Chalisa assumed the role of kingmaker. इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद तुर्काने चहलगानी नृप निर्माता की भूमिका में आ गए। They started support weak contender of throne. वे लोग कमजोर व्यक्ति को सिंहासन के लिए सिंहासनासीन होने के लिए सहयोग करना प्रारंभ कर दिए। समझ रहे हो ना कि ये वीक कंटेंडर होगा तो क्या हो जाएगा, इनकी पावर हमेशा मेंटेन रहेगी। अब यहीं से क्या करेंगे कि ये धीरे धीरे क्या करेंगे कि साम्राज्य को कमजोर कर देंगे। इसीलिए देखा जाता है कि इल्तुतमिश के बाद साम्राज्य बहुत कमजोर रहा। कब तक? बलबन के आने तक। और जैसे बलबन आया तो उसने एक पॉलिसी लेके आया जिसे कहते हैं आयरन एंड ब्लड की नीति। द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड, लौ एंड रक्त की नीति लेके आया। नंगी तलवार लेके घूमता था अपने कोर्ट में, कभी हंसता नहीं था, कभी मुस्कुराता नहीं था। नहीं तो हमेशा मुस्कुराता ही रहता है हमेशा। तो हम सोचे कि पहले दिन आए तो मुस्कुरा क्यों है? हमने कहा हो सकता है कि ये इनकी हैबिट हो। हाँ, अच्छी बात है मुस्कुराते हुए कि कोई विरोधी भी आएगा तो वो भी कहेगा भैया ये नाराज है कि खुश है। भैया कुछ भी हो, चलो ठीक है, आदमी अच्छा है। तो ये लोग ये क्या किए, निर्माता की भूमिका में आ गए और जो कमजोर लोग होते थे, कमजोर प्रत्याशी होता था, उसको सिंहासनासीन होने के लिए ये लोग सहयोग देना स्टार्ट किए, जिससे कि पूरी ताकत किसके हाथ में रहे,
टिक के हाथ में रहे। So power could remain in the hand of in their hands. So power could remain in their hands, जिससे कि शक्ति इनके हाथों में बनी रहे, जिससे कि शक्ति इनके हाथों में बनी रहे। नेक्स्ट पॉइंट, रुकनुद्दीन फिरोज शाह वाज प्लेस्ड ऑन थ्रोन। रुकनुद्दीन रुकनुद्दीन फिरोज शाह was placed on throne after the death of इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया गया। बट वेरी सून, लेकिन जल्द ही रजिया ओवरथ्रोन हिम, लेकिन जल्दी ही रजिया ने उसे सिंहासन से पदस्थापित कर दिया या पदच्युत कर दिया। द मेंबर ऑफ टिक, तुर्काने चहलगानी, टिक, और आसान कर दे रहे हैं आप लोग, इतना लंबा लिखने से बढ़िया है। तुर्काने चहलगानी को टिक लिख सकते हैं, TIC। The member of TIC were hesitant in accepting, अब देखिए, were hesitant in accepting her role initially. The member of TIC were hesitant in accepting her role initially. चालीसा के सदस्यों ने शुरू में या प्रारंभिक दौर में रजिया की भूमिका को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। रजिया की भूमिका को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। अब वो तुर्क, उसमें मुस्लिम शासक, और उसमें कौन बैठा है? तो महिला शासक बैठी है। ये बात उनके दिमाग में बचता ही नहीं था कि क्या करें कि ये हट जाए यहां से। क्योंकि रजिया जो थी वो एक एब्सोल्यूट पावर को यूज कर रही थी, बिहेव कर रही थी। वो अपने डिसीजन में किसी भी अमीर को डिक्टेट करने को अलाउ नहीं करती थी कि वो जो डिसीजन दे तो उसका डिसीजन सेल्फ का हो, कोई अन्य लोग उसको डिक्टेट न करे, कोई अन्य लोग उसे न बताएं कि तुम ये करो वो करो। वो उसको बर्दाश्त नहीं था रजिया को। और यही बात तुर्काने चहलगानी को समझ नहीं आ रही थी और परेशान थी। बिल्कुल एब्सोल्यूट पावर को यूज कर रही थी। अगर रजिया इनके मेंबर्स अपने मेंबर से चेंज कर देती तो शायद सेपरेशन ऑफ पावर में लगते थे। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात कर रहे हो? मतलब सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब जैसे तो मतलब चालीसा है, इसको भी कोई कंट्रोल करे, उसको भी मतलब आपस नहीं, आप ये नहीं, एक्चुअली क्या था ना कि ये जो सुल्तान था वो एब्सोल्यूट पावर को यूज करता था। जुडिशियल हेड भी होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी था, मिलिट्री हेड भी था। तो वो क्या था? वो एब्सोल्यूट पावर था वो सुल्तान। सारे शक्ति इसी से निकलती थी, फ्लो होती थी। आप कहने थे काउंटर बैलेंस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए, तो इंटरलिंकिंग एक दूसरे में नहीं। यहाँ पर चूंकि जब आप उसमें राजतंत्र में जाते हो तो यहाँ पर केवल कंट्रोलर एक होता है, वो होता है राजा। और सारी शक्ति कहां से फ्लो होती है? राजा से फ्लो होती है। और चेक एंड बैलेंस की नीति है तो राजा करता था। तो राजा कैसे करता था कि जैसे मिलिट्री कमांडर या आर्मी चीफ को बैठा दिया और आर्मी चीफ के पीछे अपनी स्पाई लगा देता था, तो स्पाई से कंट्रोल करता था, जासूसों से कंट्रोल करता था। आप देखें ना कि चाणक्य
संस्था और संचारा नामक 2 संस्थाएं थी, और एक थी विषकन्या। 3 प्रकार की क्या थी? 3 तरह की गुप्तचर प्रणाली इजाद किया था चाणक्य ने। कौन कौन? संस्था, संचारा और विषकन्या। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार। तो क्यों बिंदुसार नाम था उसका? बिंदी थी, क्यों, कहां से आया था? यस, चाणक्य क्या करता था? चंद्रगुप्त मौर्य को हल्का हल्का विष देता था कि बाय द वे उस समय विषकन्या चलती थी कि अगर कोई विषकन्या आए और राजा राजा है, और विषकन्या हमेशा अद्वितीय सुंदरी होती थी, जस्ट लाइक ऐश्वर्या राय। अरे खैर अब तो पुरानी हो गई तमाम। तो ये विषकन्या ऐसी आती थी, और राजा मोहित हो गए, उसके बाद मर गए। तो क्या करता था कि राजा को बचाने के लिए हल्का हल्का विष देता था चाणक्य, कि विष पीता रहेगा तो मेंटेन रहेगा, जहर जहर को मार देगा। तो बिंदुसार हो गए। लेकिन जो सेपरेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं, वो यहां नहीं था, क्योंकि किंग ही सर्वो सर्वा था। ठीक है, बहुत मजा नहीं आता है मीडियल हिस्ट्री पढ़ाने में, लेकिन हम लोग को पढ़ाना पड़ता है। हाँ? मजा नहीं, आप तो आप कभी हमारे साथ पढ़े नहीं हो ना, तो आपको लगेगा कि एंशिएंट सबसे अच्छा लगेगा। तो इसलिए नहीं मजा आया ना। इसलिए वो तो हम पढ़ा देंगे तो वो मजा आ रहेगा आपको। हम दिल्ली, और वहां दिल्ली में इसी तरह पढ़ाया जाना चाहिए। दिल्ली में इतना डिक्टेट नहीं किया जाता है, समझा दिए, काम खत्म, आगे बढ़ गए। और नोट्स मिल गया, और नोट्स सबको मिल रहा है, नोट्स जस्ट लाइक की बुक। ये समझा दिया गया, हो गया, काम खत्म, अब हो गया, आपको समझ में आया है। आइया स्पीडली हम बोल रहे हैं, आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। हम लोग तो खड़े, हेमंत झा के जब वो पढ़ते थे कोचिंग, मणिकांत सर के पढ़ते थे 2001-2 में, तो कभी कभी खड़ा होकर लिखना पड़ता था। इतनी भीड़ रहती, 400 लड़का बैठा हुआ, खड़े होकर कुछ सुनाई दिया, कुछ नहीं सुनाई दिया, लिख पढ़ के रख लिए। घर जाए कि टेक्स्ट बुक पढ़े, तो आओ एक्चुअली इतना पढ़ के हम लोग जाते ही थे कि वो बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है कि यही बोल रहे हैं, इससे आगे पीछे नहीं बोलेंगे। तो ऐसे होगा। अब तो आप लोगों के पास कई हजार यूट्यूब पर तमाम विद्वान शिक्षक हैं, ज्ञान बांटे जा रहे हैं। खैर, आप लोग रुकनुद्दीन फिरोज शाह को लोग बैठाए, लेकिन रजिया ने मास मूवमेंट के द्वारा, याद रखिएगा, मास मूवमेंट के द्वारा रुकनुद्दीन फिरोज शाह को पदच्युत कर दिया, और बैठ गई कौन? रजिया सुल्तान। ठीक है, अब देखिए व्हेन, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन ये जो चालीसा के जो मेंबर्स थे उनको चेंज करने का वो भी तो सुल्तान के पास, और किसके पास था? चेंज कर नहीं सकते ना, कि ये 40 अमीर तुर्कों का एक ग्रुप था, और ये मोस्ट पावरफुल लोग थे। और इल्तुतमिश इसलिए कंट्रोल किया क्योंकि इल्तुतमिश को दिल्ली के सल्तनत पे, दिल्ली के गद्दी बैठाने वाले लोग यही हैं। याद है ना कि बदायूं के गवर्नर को बुलाओ, इनवाइट किया और जाकर बैठाया गया। तो इसलिए जो उन तुर्क अमीरों में, उन तुर्क सरदारों में महत्वपूर्ण कौन था? इल्तुतमिश था। तो इसलिए इल्तुतमिश के ऑर्डर को फॉलो करते थे, दूसरे किसी को। तब तक ये लोग एज्ड हो गए थे ना, तो उम्र दराज हो गए थे, उनके सामने एक लड़की आकर बैठ गई, तो इनको बर्दाश्त नहीं। सिस्टम में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको अगर कंट्रोल करें, वो भी पावरफुल हो जाए, वो भी ऐसे ही करने। तो हम बताए नहीं थे कि इसलिए तो उनको 3 to 4 ईयर पर ट्रांसफर किया जाता है, कि अगर वहां पर उनको वंशानुगत बना दिया। और इसी को फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? वंशानुगत बना दिया था पद को। तुर्किश एम्पायर समाप्त। आप तुगलक में जाइए, तुर्किश एम्पायर समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसने इसी इक्ता सिस्टम को, इक्तादार को, पोस्ट को क्या कर दिया? वंशानुगत कर दिया, कि अब जो इक्तादार इस समय बैठा है उसी का लड़का वहां पर फिर इक्तादार बनेगा। नहीं लड़का है तो उसका ब्लड रिलेटेड कोई आएंगे, वो बैठेगा। तो क्या हो गया? समाप्त हो गया। वो योग्य है, नहीं योग्य है, अयोग्य है, कुपात्र है, पात्र है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो खत्म हो गया। फिरोज शाह तुगलक केवल लोगों की
इन 40 सरदारों की एक सपोर्ट पाने के लिए उसने एस्टैब्लिश करते हैं। समझ में आ गया ना? तो इक्तदारों को, और यही तुर्कानी चहलगानी थे, तो इनको बल बनने समाप्त कर, जान रहा था कि ये सब दुष्ट है, जैसे हम बूढ़े होंगे हम ही पर चढ़ बैठेंगे। तो लिख लीजिए जल्दी, दे तो लेट हो जाएगा। When Rajia started behaving like real ruler, जब रजिया ने एक वास्तविक शासक के रूप में कार्य करना स्टार्ट किया, द तुर्काने चहलगानी स्टार्टेड अपोजिंग हर, तब चालीसा के सदस्यों ने उसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, चालीसा उसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। Questions were raised about the character of Rajia and her gender was taken as excuse to raise the banner of revolt। देखो भैया, जेंडर इक्वलिटी की भावना उस समय नहीं थी। रजिया के चरित्र पर भी प्रश्न उठाए जाने लगे, तथा महिला होने का बहाना बनाकर उसके विरोध का या विद्रोह की झंडा उठा लिया गया या विद्रोह खड़ा कर दिया गया। महिला होने का बहाना बनाकर उसके विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, रजिया सुल्तान के बारे में हम पढ़ाएंगे, पहले ये तुर्कानी चहलगानी का पूरा शुरू करके खत्म कर ले हम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मलिक एतगीन a member of group of 40 Malik Atghin, a member of group of 40 was a leader तुर्काने चहलगानी का सदस्य मलिक एतगीन विद्रोह का नेता था। के सदस्य मलिक एतगीन विद्रोह का नेता था। एतगीन यही कह रहे हैं ना, कहीं पिक्चर देख लो ना, रजिया सुल्तान पिक्चर भी तो है, सीरियल नहीं, एक पिक्चर है, हेमा मालिनी जी रजिया सुल्तान बनी है, देख लो। धर्मेंद्र मलिक याकूत बना है, अबिसिनियाई, हाँ देख लेना तुम जाके, बहुत अच्छी पिक्चर है। मलिक एतगीन उस विद्रोह का नेता था। रजिया was defeated in battle near Kaithal and killed in 13 October 1240। रजिया को कैथल के युद्ध में या कैथल के पास युद्ध में पराजित किया गया और मार दिया गया। अब उसमें कहानी है, जब रजिया हम पढ़ा देंगे, आपको पढ़ाएंगे तो कहानी बता देंगे। ठीक है, 13 अक्टूबर 1240 को रजिया की मृत्यु हो गई। कारण कौन थे? टिक तुर्काने चहलगानी। नेक्स्ट पॉइंट, बहराम शाह was raised to the throne।
बाई तुर्काने चहलगानी। बहराम शाह ब्रैकेट कर लीजिएगा 40 to 42 AD। बहराम शाह और 1240 to 42 was raised to the throne by चालीसा। सिर्फ इंग्लिश में भी इसको चहलगानी को लिख सकते हैं ना 40। हाँ वो तो है ही है, तुर्काने चहलगानी कहो या चालीसा कहो, बात ठीक है। तो मैं हम इसलिए बोलते हैं कि आपके सामने याद हो जाए वो बातें, इसलिए लगातार बोले। तो चालीसा बोल देते, हम टिक बोल के चले सबसे अच्छा तो टिक है, तुर्काने चहलगानी। तो बहराम शाह वाज रेज्ड टू द थ्रोन बाय चालीसा। आफ्टर हिज डेथ अलाउद्दीन मसूद शाह 40 to 46 was placed on throne। मसूद शाह was placed on throne। 1240 से 42 ईस्वी में बहराम शाह को चालीसा के द्वारा गद्दी पर बैठाया गया। और बहराम शाह की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह को to 46 गद्दी पर बैठा दिया गया। ये सब काम किसके द्वारा हो रहा है? चालीसा के द्वारा हो रहा है, इसीलिए अनस्टेबल है पूरी तरह सिस्टम। अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी पर बैठा दिया गया। और अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद कौन आया? अलाउद्दीन मसूद शाह, देन एक और शासक आया था जिसका नाम है नासिरुद्दीन महमूद। क्या नाम है? नासिरुद्दीन महमूद। इसका है छाछठ। लिखते चले इसी तरह पॉइंट में करते चले जाओ। इसका टाइम है 1246 to 66। ये बेसिकली बलबन का दामाद था, गयासुद्दीन बलबन का दामाद था। इसको बैठाया और यहां पर तुर्काने चहलगानी ने एक पद की क्रिएट की, नायब की पद का क्रिएशन किया गया। नायब का मतलब कि एक तरह से सिंहासन के पीछे खड़ा होकर राज्य को चलाने वाला। तो क्या हुआ कि नायब के पद को क्रिएट किया गया और नायब के पद पर कौन बैठ गया? बलबन बैठ गया। और इनको बैठा दिया कि सिंहासन में बैठे रहिए। शासन सत्ता कौन चला रहा था? बलबन, नायब। इसे कहते हैं नायबे ममलिकात। अभी हम आगे बताएंगे, फिर समझ लीजिए। तो कौन बैठा? नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 66 के बीच में बैठा। नया पद था नायब, जिसमें बलबन बैठा। बलबन नहीं बैठा था इसको, और जब देखा कि उसकी पूरी ताकत कंसोलिडेट कर लिया किसने? बलबन ने। जब अपने हाथ में पूरी ताकत को कंसोलिडेट कर लिया तो इनको जहर देकर मार दिया। जबकि ये दामाद था बलबन का। सत्ता में कोई नहीं दिखता है। आप ध्यान रखिए कि आप किसी पॉलिटिकल लीडर के दामाद बन जाएंगे तो ये मत सोचिए कि अब आप आगे बढ़ जाएंगे उससे। क्या दामाद भी मार सकता है। तो दामाद जब उससे पावरफुल बनेगा तब ना। चलिए, तो
बलबन कौन सा बन गया? नायब बन गया। लिखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ नासुद्दीन महमूद, आफ्टर द डेथ ऑफ नासुद्दीन महमूद, Balban captured the power and declared himself as a sultan. नासुद्दीन महमूद के मृत्यु के बाद बलबन शासन सत्ता को हथिया लिया या शासन सत्ता को अपने अधिकार में कर लिया और अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। Being a member of चालीसा, being a member of चालीसा, चालीसा के सदस्य होने के कारण, being a member of चालीसा, बलबन knew about the ambition and indiscipline of the शमसी nobles। देखिए क्या कह रहा है, Balban knew the ambition, about the ambition and indiscipline of the शमसी nobles। यही थे शमसी nobles। कौन? चालीसा। चालीसा के सदस्य होने के कारण बलबन शमसी अमीरों की महत्वाकांक्षा और उनके व्यवहार से पूरी तरह से अवगत था, उनके व्यवहार से पूरी तरह से अवगत था। अमीरों की महत्वाकांक्षा और उनके अनुशासन या व्यवहार से पूरी तरह से अवगत था। He destroyed the Shamsi, he destroyed the institution of Chalisa. He destroyed the institution of Chalisa by dismissing some of them, on the ground of old age, by dismissing some of them on the ground of old age, inefficiency, on the ground of old age, inefficiency, and some other poisoned to death, and some other poisoned to death. ये लिख लिए ना कि इल्तुतमिश, अरे सॉरी, बलबन उनके व्यवहार और महत्वाकांक्षा से परिचित था, अवगत था। उसने चालीसा नामक संस्था को समाप्त कर दिया। उनमें कुछ सदस्यों को वृद्ध और अक्षम बताकर तथा कुछ को जहर देकर मार दिया। इसको सही से लिख लेना हिंदी में, ठीक है? इसको बहुत लंबा सेंटेंस है। क्या लिखे अनीश? अब इसको तो कैसे लिखा चाहिए? इसको लिखना चाहिए, उसने चालीसा नामक संस्था को हाँ धीरे नहीं समाप्त किया, जिसमें कुछ को वृद्ध और अक्षम बताकर अर्थात कुछ को जहर देकर मारकर संस्था को समाप्त कर दिया। ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है भाई? जैसा ठीक से लिखना हो निश,
या फिर उसको सही से कर लेना सेंटेंस को। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बलबन दिस इंस्टीट्यूशंस ceased to exist. During the period of Balban, these institutions ceased to exist. बलबन के शासनकाल के दौरान यह संस्था अपने अस्तित्व को, इस संस्था का अस्तित्व समाप्त हो गया। बलबन के शासनकाल के दौरान इस संस्था का अस्तित्व समाप्त हो गया। अरे बहुत है यार। अब लिखिए कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ इल्तुतमिश। कल्चरल कंट्रीब्यूशन, सांस्कृतिक योगदान, अभी लिखा देते हैं। कल्चर नहीं लिख सकते हैं, ऐसे इल्तुतमिश के कार्य को लिख सकते हैं, सांस्कृतिक भी लिख सकते हैं, कल्चर को भी इसको डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट भी किया था, कुछ विद्वानों को संरक्षण भी दिया था, और एक काम और किया था, एक लिख लो लाइन, इन 1234 to 35, in 1234 to 35, the Turks destroyed and looted the ancient temple of Bhilsa and Mahakal temple of Ujjain. Bhilsa. In 1234 to 35, the Turk destroyed and looted the ancient temple of Bhilsa and the महाकाल टेम्पल ऑफ उज्जैन। 1234 से 35 ईस्वी में तुर्कों ने, नहीं इसको नहीं लिखा सर, इसको भी नहीं, ये इसलिए कहने के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाँ नोट डाल के लिख लीजिए इसको, क्योंकि ये एक इसके शासनकाल में, इल्तुतमिश शासनकाल में एक कार्य हुआ था। हालांकि उसके अलावा इल्तुतमिश का शासनकाल बहुत अच्छा रहा, बहुत सारे संस्थाओं को डेवलप किया। तो 1234 से 35 ईस्वी में तुर्कों ने भिलसा के प्राचीन मंदिर को नष्ट कर दिया तथा उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूट लिया। इल्तुतमिश पैट्रोनाइज्ड, अब इसे सांस्कृतिक कंट्रीब्यूशन में लिख सकते हो, इल्तुतमिश पैट्रोनाइज्ड मिनहाज उस सिराज कंटेम्परेरी हिस्टोरियन। मिनहाज उस सिराज कंटेम्परेरी हिस्टोरियन, ब्रैकेट में कर लीजिए कंटेम्परेरी हिस्टोरियन। इन्होंने लिखा था तबकाते नासिरी, इनका टेक्स्ट था, क्या था? तबकाते नासिरी। उसने अपने दरबार में मिनहाज उस सिराज नामक समकालिक इतिहासकार को संरक्षण दिया, और मिनहाज उस सिराज का जो कार्य है, कृति है, वो है तबकाते नासिरी। ठीक है। इल्तुतमिश कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। नेक्स्ट पॉइंट, ये सारे उसे कल्चरल कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट पॉइंट, इल्तुतमिश कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। नेक्स्ट पॉइंट, ही बिल्ट, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा कराया। तबकाते नासिरी, तबकाते नासिरी
इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा कराया। दूसरा, he built the हौजे शमसी, he built the हौजे शमसी। He built the हौजे शमसी। रिजर्वायर होता है, हौजे शमसी मतलब हौज, ठीक है, रिजर्वायर जलाशय होता है, ठीक है। और ये कहाँ था? कुतुब मीनार के साउथ में था। जैसे कुतुब मीनार क्या हमने कहा था, कॉम्प्लेक्स कहा था ना, जैसे ये पूरा कॉम्प्लेक्स में इसमें कुतुब मीनार है, मदरसा है, हौजे शमसी है, एक कई चीज, अलाई दरवाजा भी इसी बगल में है, तो ठीक है। तो लिख लिया हौजे शमसी रिजर्वायर टू द साउथ ऑफ कुतुब मीनार, लिखना चाहे तो लिख लीजिए, एंड मदरसा अराउंड इट, और उसके अगल बगल। इल्तुतमिश ने हौजे शमसी का निर्माण कुतुब मीनार के दक्षिण भाग में करवाया था, कुतुब मीनार के दक्षिण में करवाया था, और वहां पर एक मदरसा को भी स्थापित किया था। गंधक की बावली, गंधक की बावली, इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर नहीं गए हो, भूल भुलैया में गए हो ना, तो वहां देखो बगल में बावली है। बावली होता है, स्टेप बेल होता था, एक ऐसा कुआं होता था जिसमें सीढ़ी लगा रहता था, स्टेप बेल से कहते हैं, ठीक है, सीढ़ीदार कुआं, सीढ़ीदार कुआं, ठीक है। तो ये गंधक की बावली किसने कहा था? इल्तुतमिश ने निर्माण कराया था, ठीक है। एक और था निर्माण कार्य इसने किया था, वो क्या? सुल्तान गढ़ी, सुल्तान गढ़ी, गढ़ी, GHARI, गढ़ी। और जानते हो यहाँ पर क्या था? ये फ्यूनरल एक तरह से क्या है, मौसोलियम है, ठीक है, सुल्तानगढ़ी। यहाँ पर उसका एल्डर जो पुत्र था उसका टॉम था, ये उसका नाम था नासिरुद्दीन, उसका एल्डर सन था नासिरुद्दीन का, ये टॉम है, सुल्तानगढ़ी, ठीक है, बनवाया था कितने? इल्तुतमिश ने। हाँ, एंड दिस वाज द फर्स्ट इस्लामिक मौसोलियम इन इंडिया, and this was the first Islamic mausoleum in India. सुल्तानगढ़ी भारत का पहला मकबरा है। या इसलिए लिख दो कि यह दिल्ली में पहला मकबरा था, ठीक है, सुल्तानगढ़ी दिल्ली का, यस। ठीक है, तो आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं? अवनी, आशीष, मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आना चाहिए, अगर मजा नहीं आए तो फिर बेकार हो जाएगा हमारा पढ़ा। मजा तब आएगा जब आप मॉडर्न हिस्ट्री हमारे साथ पढ़िए या एंशिएंट पढ़िए। एंशिएंट तो आपने पढ़ा नहीं ठीक से ना, इसलिए बोरिंग आपको लग रही है। ठीक से पढ़ लीजिए, वो नायक पीरियड है, कहाँ उसमें कुछ, ये तो अपने आप याद होता चला जाएगा। सारे इकोनॉमी, इससे खतरनाक नाम होंगे, इनसे खतरनाक नाम, तबकाते नासिरी, मिनहाज उस सिराज, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। आप कुछ नहीं, आपने उसको ध्यान से पढ़ा ही नहीं। अगर एक बार एंशिएंट हिस्ट्री आप लोग पढ़ लीजिए तो पूरा इकोनॉमी सारा खेल करता है, सारे इकोनॉमी खेल करता है, पूरी एम्पायर का बनना बिगड़ना सब कुछ कहाँ काम करता है। नहीं, अफसर का अपना हिसाब होगा पढ़ाने का, अब हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, अब फिर अगली बार मिलेंगे। तो अब हम
थोड़ा सा रजिया को देखेंगे, और इससे पहले आप लोग के पास कुछ काम है कि रजिया को पढ़ लीजिएगा, रजिया, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसके बाद थोड़ा, और अगर चाहिए तो इक्ता और तुर्कानी चहलगानी पर एक एक छोटे छोटे ऐसे लिख लीजिएगा। तो आप क्या होगा कि आपको पूरी सिस्टम समझ में आ जाएगी, और जब एक बार ये सब सिस्टम समझ में आ जाएगी तो फिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तब फिर आपको मजा आने लगेगा आगे पढ़ने में। अगर ये सिस्टम नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपको मजा नहीं आएगा, फिर वही कहेंगे अरे बड़ा बोरिंग है आज आप सिस्टम समझ में लेंगे ना तो आपको फिर मजा आएगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। ओहो, और सर? सर अब यही है, 3 लड़कियां हैं और 3 लड़के।